प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 का प्रारंभिक हिंदी का। इससे पहले जो है मैंने सॉल्यूशंस बना दिए हैं, इनको देख सकते हैं आप। मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है 2023 का, साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन है, संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो आपके विषय बचते हैं, हिंदी, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन है, और आपका एसएसटी, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप देख रहे हैं अब प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स जो है हमने सॉल्व करवा दिए, 100% क्वेश्चन सॉल्व है इसमें। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। और यहां पर जो चीजें बताई गई हैं, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट तो 0-0 एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ठलुआ क्लब किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, ठलुआ क्लब किस विद्या की रचना है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो हमारा जो आंसर होगा वो ध्यान से आपको समझना है इस क्वेश्चन पेपर को। आंसर हो जाएगा ये जो है निबंध विद्या की रचना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे निबंध जो है आपको उसको सही कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है जय पराजय किसका नाटक है? जय पराजय किसका नाटक है? तो जय पराजय जो है ये उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? रामचंद्र शुक्ल जो है ये किस युग के लेखक हैं? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये शुक्ल युग के लेखक हैं। इन्हीं के नाम से शुक्ल युग पड़ा था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा जो क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही जो नाम आपने सोचा है, पंडीश्वर नाथ रेणु। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पांचवा, शुक्ल युग की समाअवधि है। तो शुक्ल युग की जो समाअवधि मानी जाती है 1918 से 1936 तक मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये जो विशेषता रही है ये रीति काल की रही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रीति काल नहीं देता है, रीति काल नहीं देता है, तो आपका जो ऑप्शन देगा वो देगा आदिकाल। क्या देगा? आदिकाल देगा, ठीक है, आदि काल देगा। अगर आपको रीति काल नहीं देगा तो क्या देगा? आदिकाल देगा। तो आदिकाल को हम सही कर देंगे। ध्यान रखना है, दो ऑप्शन है इसके सही, आदिकाल, रीतिकाल, याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा रीतिकाल जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो आंसर आ जाएगा छायावाद युग के। इसके बाद आठवां प्रश्न जो है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये किस युग की विशेषता रही है? तो हमारा हो जाएगा आंसर इसमें छायावाद युग का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नौवे क्वेश्चन पे। नवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। निर्जा किसकी रचना है? तो निर्जा जो रचना है ये हमारी है महादेवी वर्मा की। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो है रचना हमारी ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बहुब्रीहि समास की परिभाषा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा परिभाषा जो है, अन्य पद प्रधान होते हैं वही बहुव्रीहि समास जो है होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 13 नंबर में पूछा गया कमल का पर्याय है। तो कमल का पर्याय आपको बताना है, यानी पर्यायवाची बता देना है। तो इसमें जो है कमल का पर्याय कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, आपका राइट आंसर बताना है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कमल का पर्याय वो हो जाएगा सरसिज। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पराधीनता का विलोम जो है आपको बताना है। तो पराधीनता का विलोम क्या होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होता है स्वाधीनता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। चौराहा का तत्सम है, चौराहा का तत्सम आपको बताना है। तो होता है चतुष्पथ। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर में पूछा गया करपट का तद्भव है। तो करपट का तद्भव जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा।
तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, तो सभी को अच्छी तरह से पता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन में रमेश का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है, तो रमेश का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो रमा प्लस ईश हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 19वें क्वेश्चन में बोला गया है फलस्य में विभक्ति और वचन जो है कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न पे, पठेतम में वचन और पुरुष जो है कौन सा है, तो इसमें द्विवचन और मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम वर्णात्मक प्रश्न जो खंड बी है उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जो वर्णात्मक प्रश्न है एमसीक्यू है सभी को सॉल्व किया गया। केवल यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पे केवल एकमात्र यही चैनल है जो हमेशा आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करता है, फुल सॉल्यूशन बताता है, साथ ही साथ आप लोगों को भ्रमित नहीं करते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है, हम आपके व्यूज को बटोरने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हम केवल आपसे बस इतना अनुरोध करते हैं, जो चीज दिए जाते हैं बस उनको पढ़ करके अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन करिए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आपको जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो निर्देश जरूर पढ़ें, क्योंकि इस निर्देश में बहुत चीजें जो है लिखी रहती हैं, और आप जो है अगर निर्देश नहीं पढ़ते हो तो निर्देश की वजह से क्या होता है कि आप कुछ भी गलत करके आ जाते हो सकता है एक ही प्रश्न करना हो तो आप दो करके आ जाओ, तो गलत हो जाता है ये मामला, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर दिए गए गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला है, एक आपको गद्यांश दिया गया है, आप देख रहे हैं रोहतास दुर्ग वाला, तो ये आपको पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश का जो है शीर्षक संदर्भ लिखना है। तो इसमें देखिए प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं हम रेखांकित शब्द जो है, ये रेखांकित जो है वर्ड, इसकी हम जो है व्याख्या कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित जो अंश की व्याख्या इस तरह से है, श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राज प्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है, और विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रभाव के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई यानी कि भरी जवानी में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान जो है तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता, यानी आने वाले जीवन की चिंता जो है, चिंता से संबंधित अनेक प्रकार के विचार जो है उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे, और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी, यानी कि कोमल बिस्तरों पे सोना भी उसे कांटों की शैया के समान प्रतीत हो रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, जो हमें अंडरलाइन वर्ड दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन जो है दुखी उपेक्षित और अनाथ जैसा है, और इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी कहा गया है। तो इस तरह की स्थिति है उसकी। अथवा पाठ में जो है इसको देख लेते हैं, यहां पर भी आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में इसमें रेखांकित वाला भी जो दिया गया है इसको भी हम करेंगे सही। तो देखिए इस गद्यांश में क्या क्या दिया गया है ये समझना आपका बहुत जरूरी है। हर चीज जो जब जब आपको समझाई जाती है तो इसको बहुत आराम से समझें। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जो हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है रचित है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, गद्य खंड से, जिसमें आपका मित्रता नामक निबंध है वहां से अवतरित है या लिया गया है। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। लेखक का कहना है जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है, यानी कि हम उसको कैसा भी बना सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। जब तप जाएगा तो उसके बाद तो हम उसको तोड़ेंगे ही, मतलब उसके बाद वो टूटेगा ही, उसको कोई और रूप नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं है तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान जो है सम्मानीय बन जाते हैं, और बुरी बातों का अगर प्रभाव पड़ जाता है तो हमारा जो आचरण है वो राक्षसों के समान जो है घृणित और नीच भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो देखिए लेखक के अनुसार दो तरह के लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी हर बात हमें बिना विरोध के माननी पड़ती है, यानी कि ऐसे लोग जिसका जो उसने बोल दिया वही हमने मान लिया, तो
ऐसे लोगों की बात हमें जो है उसका, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हमारी बात को सदैव महत्व प्रदान करें, यानी कि हमने जो बोल दिया वही मान लें, यानी हमारे बातों में कमी ना निकाले या हमारी बात को ऊपर ही रखे, ऐसे लोगों के साथ भी हमें नहीं रहना चाहिए। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें आप गद्य है, गद्य मतलब कविता, कविता का पार्ट दिया गया है, इस कविता को पढ़ना है और उसके बाद में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, रेखांकित पद की जो हमें व्याख्या भी करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ जो है हम लिख देंगे। ये हिंदी के खंड काव्य शीर्षक से जो है, खंड काव्य में पद शीर्षक से उद्धत है, जो सुरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसके रचयिता जो है सूरदास हैं। और रेखांकित अंश की अगर हम भाव की बात करें तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई हैं। ठीक है, हमारी कैसी होगी, बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृत हो गई हैं, मृत मतलब मरे हुए के समान हो गई हैं, और जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। ये है उस लाइनों की जो है हम भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भाव लिखेंगे। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा व छंद लिखनी है। तो भाषा जो है सरल है, सरस है और मधुर ब्रज है, और साथ ही साथ इसमें छंद जो है गेय पद है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अथवा पार्ट में। अथवा पार्ट में फिर से आपको एक छोटा सा जो है कविते का मुखड़ा दिया है। इस कविते के मुखड़े को यानी कविता के मुखड़े को देखना है और यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हम जो है यहाँ पे भावार्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले उपयुक्त पंक्तियों का संदर्भ जो है, तो हमारे को पता है कि ये तुलसीदास की कवितावली से वनगमन प्रसंग से जो है उद्धत किया गया है, ये वाली लाइन पूरी। साथ ही साथ जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं, जो ग्राम की औरतें हैं, सीता जी को घेर करके एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में हास्य करती हुई, मजाक बनाते हुए उनसे प्रश्न पूछती हैं, हे सखी तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाला राम तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस लाइन की व्याख्या है। इसके बाद आते हैं बाहु विशाल विलोचन लाल में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ब की आवर्ती हो रही थी, अनुप्रास अलंकार जो है हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से जो है एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये आपको गद्यांश है। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी गई है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो इसका हम जो है संदर्भ पहले लिख देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धत है या लिया गया है। अनुवाद में है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थक, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया है, अर्थात अपने विचारों को प्रसार किया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। ये हो गया उसके लाइन की जो है व्याख्या पूरी संदर्भ सहित। अगला जो पार्ट है इसमें आपको दिया गया है फिर से संस्कृत का गद्यांश है, और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में जो हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धत है। अनुवाद कर देंगे हम, यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है और यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह इसकी घोषणा है, इति अस्या उद्घोष। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे लाइन की व्याख्या कर रहे हैं। यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। इस तरह से हम जो इसका अनुवाद कर देंगे बढ़िया तरीके से। अगला जो पार्ट है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो यहाँ पे जो कि श्लोक है छोटा सा 2 लाइनों का, सबसे पहले संदर्भ लिख देते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद कर देते हैं, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इन
जो 2 लाइनों का है हमने संदर्भ कर दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। इसके अथवा पाठ में फिर से 2 लाइनें दी गई हैं, या तो आप वो करते या ये कर सकते हैं। इसमें संदर्भ में हम लिख देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धत है या लिया गया है। अनुवाद में हम कह देंगे, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण कहलाता है, जहां पे कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता यानी कि उसकी क्षमता जो है किससे की जा सकती है या उसकी तुलना किससे की जा सकती है। तो तात्पर्य यह है कि ये इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसका हिंदी अनुवाद जो हमने कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 में क पाठ पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जो है जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना जो हमें बतानी है, साथ ही साथ उल्लेख कर देना है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में हुआ। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, तत्पश्चात उसके बाद में प्रयाग के कासत्य पाठशाला में हुई और उन्होंने 1908 में नागरी प्रचारिणी सभा पत्र का संपादन किया और 1937 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 2 फरवरी सन 1941 में इनका देहांत हो गया। उनकी जो रचना है वो चिंतामणि जो है प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आपने जो भी पढ़ी है रामचंद्र शुक्ल की कोई भी एक रचना, उसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। आप स्कूल में सब कुछ पढ़ते हैं। अगला जो पाठ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से सबलता प्रदान कर उसे चरम उत्कर्ष पर ले जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादई नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने MA और LLM की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 1963 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। और इनकी विशेष रचना जो है भारतीय शिक्षा, काफी अच्छी शिक्षा, मतलब जो ये रचना है इनकी, इसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कोई भी रचना पढ़ी है उसके बारे में आप समझा सकते हैं 2-3 लाइनों में, 4 लाइनों में। जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था जो साहित्य में रुचि रखते थे। बाल अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनकी स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक ही हुई। हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विद्या, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि पर अपनी लेखनी दौड़ाते हुए 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण जो है इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इनकी रचना जो है ध्रुव स्वामिनी काफी विख्यात है, इसके बारे में भी आप समझा सकते हैं। अगला जो पाठ है इसमें कवियों के जो है फिर से आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना बतानी है। तो तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो है भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म संबंध में विद्वानों के मतभेद अलग अलग है, ठीक है ना। तो भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म संबंध में विद्वानों का मतभेद है। मान्यता ये मानी जाती है कि तुलसीदास का जन्म जो है 1554वीं संवत की जो है श्रवण शुक्ल पक्ष 7वीं तिथि को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था और इनकी विलक्षणा से भयभीत होते हुए आश्चर्यचकित इनके माता पिता द्वारा पैदा होते ही इनका त्याग किए जाने के कारण जो है इनका पालन पोषण एक दासी ने किया और तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत जो है बाबा नरहरि दास ने प्रदान की। और इनका जो विवाह है रत्नावली के साथ हुआ और ऐसा प्रसिद्ध है या ऐसा माना जाता है कि पत्नी प्रेम में ही अनुरक्त तुलसीदास के मन में पत्नी रत्नावली की फटकार से ही वैराग्य जो है उत्पन्न हुआ और उसी के प्रेरणा के फलस्वरूप तुलसीदास ने पत्नी के वैराग्य के कारण ही तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे अमर ग्रंथ की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और सन 1980 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि दिन शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास जो है परमात्मा में विलीन हो गए। और इनकी प्रमुख रचना जो सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है, रामचरितमानस। इसके बाद में सूरदास की बात करें तो ये भी कम नहीं थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर जो हमारे पृथ्वी पर पधारे हैं और सबसे ज्यादा हमारे भारत में। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के सशक्त कवि तुलसीदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास
रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये जन्मांध थे। जन्मांध मतलब ये जन्म से अंधे थे, किंतु इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार वर्णन किया वह आंधी आंखों से नहीं किया जा सकता, ऐसा विद्वानों का मत है। मतलब विद्वान ये मानते थे कि वो भले ही जन्मजात अंधे थे पर वो भगवान को देख पाते थे। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे, और जो इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन कराने के लिए ले गए थे, जहां श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हुए पारसौली नामक गांव में सन 1583 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है सुरसागर काफी विख्यात है, सबसे ऊपर नंबर पे आती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताने। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म जो है अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 14 मई सन 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी करने के पश्चात इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की, और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचना जो है ग्राम्या है। ठीक है, ग्राम्या है, बहुत अच्छी रचना है इनकी। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का जो है आपको संस्कृत में दो प्रश्नों का देना, हमने सभी का दिया है। भारतीय संस्कृति कह दिव्यम संदेशा अस्ति। तो भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है? तो सर्वे मतानाम संभाव, सभी के मतों का जो है हम समान माने, यही इसका दिव्य संदेश है। अगला जो है वाराणस्यम कति विश्वविद्यालय संति। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय हैं, एक हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय और एक काशी विद्यापीठ। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी। तो विविध धर्मों की संगम स्थली किसको कहा जाता है? तो वाराणसी नगरी को कहा जाता है। इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण देना है। तो हास्य रस क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र यानी असंगत आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत और उटपटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम हास्य कहते हैं। और यही हास्य जब विभाव, अनुभाव और अभिचारी भावों के संयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है तो इसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का उदाहरण जो है आप ये लिख सकते हैं। आप इसमें से एक लाइन लिखें, 2 लाइन लिखें, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण। तो उपमा अलंकार क्या है? उपमा का अर्थ होता है मापना या तोलना, अर्थात जहां दो अलग अलग वस्तुएं या व्यक्तियों के रूप में गुण, धर्म या आकृति व प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाए, वहां पर जो है उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हैं, और इसका चाहें तो आप हिंदी अनुवाद भी लिख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, आप उदाहरण लिख दो वही बहुत है। उसके बाद में चौपाई छंद के लक्षण और लिखकर उसका उदाहरण देना है। तो चौपाई छंद के लक्षण क्या होता है? ये एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और पहले चरण की तुक जो है दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक जो है वो चौथे चरण से मिलती है। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जागरण होता है एवं तगण जो है चरण के अंत में जागरण और एवं तगण जो है नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। जिसमें उदाहरण से आप लिख सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला, सभी को याद होगा, ये आप जो है उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लोकोक्तियों का, मुहावरों का जो है आपको अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है 9 2 11, सभी को पता है, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो वाक्य में आप बता सकते हैं पुलिस के पहुंचने से पहले बैंक चोर जो है 9 2 11 हो गए। अच्छा, अंगारों पर पैर रखना अर्थात बड़े जोखिम का काम करना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं भारतीय सेना के जवान अंगारों पर पैर रख करके भारत की सेवा करते हैं। इसके बाद में अगला है अध जल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिसमें ज्ञान कम होता है वो दिखावा अधिक करता है। तो रमेश 12वीं पास करके स्वयं को इतना बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये मानो ये तो वही बात हुई कि अधगल गगरी छलकत जाए। इस तरह से आप अपने वर्ड भी बना सकते हैं, मैं अपना वर्ड अपने हिसाब से बता रहा हूं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ होता है लोगों से इस दुनिया से अलग थलग रहना, लोगों से या इस दुनिया से जो है अलग थलग रहना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ सभी बातें करते हैं लेकिन मोहन जो है वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है, वह किसी से भी यहाँ पर बात करना नहीं चाहता। तो अलग खिचड़ी पकाना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है अलग खिचड़ी का, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम कुछ बात कर रहे हैं लेकिन उसके सुर तो अलग ही हैं, वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना है जिसमें आपका वृक्ष धरा का आभूषण है मेरा प्रिय पर्व
और उसके बाद में प्रदूषण समस्या और जीवन में खेल का महत्व, तो चारों मैंने कर दिए हैं, चारों देख सकते हैं। पहला वृक्ष धरा का आभूषण है, इसके बारे में सबसे पहले भूमिका, इसके बाद में वनों के प्रत्यक्ष लाभ बता देंगे, उसके बाद में जो है आप बता देंगे यहाँ पर नेक्स्ट, सारा का सारा बताया गया है, जिस तरह से पैराग्राफ लिखा गया है ध्यान से देखते जाएं और पढ़ते जाएं। यहाँ पर जो है आपका वनों के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, इसमें वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ क्या क्या हो सकते हैं ये बता सकते हैं, ठीक है, वन किस में सहायक होते हैं ये बता देंगे, और उपसंहार करते हुए जो इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद मेरा प्रिय पर्व जो है, आप अपनी मर्जी से कोई भी पर्व लिख सकते हैं, इसमें मेरा प्रिय त्यौहार सबसे पहले बता देंगे। उसके बाद आ जाएंगे इस जो पर्व है इसके बारे में आप लिखते हुए जाएंगे, आपकी मर्जी है, जो हमने लिखा है ये भी लिख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। इस त्यौहार की जो हमने लिखा है त्यौहार, इस त्यौहार की एक शाक प्रथा जो है उसे भी हम बता सकते हैं, साथ साथ में रमजान का महत्व क्या होता है ये भी बता सकते हैं। इस तरह का जो है रमजान वाले आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, कोई भी जल्दी से बताता नहीं है, और साथ ही साथ निष्कर्ष। इसके बाद में जो है हमने ईद के बारे में इसमें बताया है, और प्रदूषण समस्या जो है इसमें भूमिका बता देंगे, प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बता सकते हैं, प्रदूषण के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो बता सकते हैं। वायु प्रदूषण जो है ये हो गया हमारा प्रकार, जल प्रदूषण हो गया ये प्रकार हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया ये प्रकार हो गया, मृदा प्रदूषण है ये प्रकार हो गया, सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं। और इसके बाद में प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और साथ ही साथ उपसंहार। इसके बाद में जीवन में खेल का महत्व जो है इस पे हमने लिख दिया है, भूमिका पहले बता दी है, फिर खेलों के प्रति जो है बदलती धारणा कैसी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे, खेल और स्वास्थ्य कैसा जो है आपस में मेल होता है इसका बता देंगे, खेल मानवीय मूल्य जो है खेल के द्वारा विकसित होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसके बाद में खेलों के दो प्रकार होते हैं, जो एक अंदर खेले जाते हैं और एक बाहर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में बता सकते हैं। और खेल यश और धन प्राप्ति के साधन है ये भी हम बता सकते हैं, साथ ही साथ उपसंहार। तो इस तरह से आप जो है पूरा कर सकते हैं। मैंने आपके लिए विज्ञान के नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर आप विज्ञान जो है पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान यानी कि साइंस जो है आप पढ़ना चाहते हैं, उसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक दी गई है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके 6-7 विषय जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, अगले विषय के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, सारे विषय आपके समय अनुसार मिलते रहेंगे। और यदि आप अपने जिले का जो भी पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है इस पर बिल्कुल साफ साफ पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। अपने जिले का कोई भी पेपर जो अभी आप दे रहे हैं उनको आप भेज सकते हैं सोल्यूशन के लिए आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को लाभ पहुंचा होगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि यूपी में हर विद्यार्थी के पास ये सारे पेपर्स अवेलेबल हों और सारे बच्चे इसको पढ़ करके अपने आप को तैयार कर पाएं आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड परीक्षाओं में। ये सारे प्रश्न पत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।